हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 कक्षा 6 की पाठ मातृभूमि को। यह कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इन्होंने इस कविता में बताया कि भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक गौरव का वर्णन करती है। कवि अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। हिमालय की ऊंचाई, गंगा और यमुना नदियों की पवित्रता, देश की धार्मिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य जैसे तत्वों को कवि ने अपनी कविता में बड़े ही भावुक तरीके से प्रस्तुत किया है। कवि ने भारत को एक धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि के रूप में भी चित्रित किया है। भारत में जन्मे महान व्यक्तियों जैसे राम, सीता, कृष्ण और बुद्ध का उल्लेख करते हुए कवि ने देश के गौरवशाली इतिहास को याद किया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हिंद महासागर के लिए कविता में शब्द आया है सिंधु। हिंद महासागर के लिए शब्द आया है सिंधु, तो इसका सिंधु सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो इसका सही उत्तर है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हिंद महासागर का प्राचीन नाम वह सिंधु था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण ही इसे सिंधु नाम से पुकारा है। अगला है कि मातृभूमि कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, अमराइयों आदि की चर्चा की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, इसलिए विकल्प का चयन करना उचित है। अगले प्रश्न में बताया कि हिमालय है, उसका सही अर्थ है कि भारत की उत्तरी सीमा पर एक फैली पर्वतमाला, त्रिवेणी, 3 नदियां मिली हुई हैं, उसको बोलते त्रिवेणी। मलय पवन तो दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाले सुगंधित वायु हैं, इसलिए मलय पवन कहा जाता है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र या फिर एक नदी का नाम। गंगा, यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। रघुपति श्री रामचंद्र जी का एक नाम है, दशरथ के पुत्र थे। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। जनक की पुत्री थी सीता। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। फिर पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से सुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा, क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कहा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता न रहे। आत्मसम्मान और आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा, क्योंकि वह इस धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरव में धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयल कहाँ पर रहती है। तो कोयल अमराइयों में रहती है। अगला क्वेश्चन, तन मन कौन संवारती हैं। बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती हैं। अगला क्वेश्चन है, झरने कहाँ से झरते हैं। तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। तो श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया था।
अगला क्वेश्चन है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया, प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो का संदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग शहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग और वेग। जोश शहर का अर्थ होता है बिखरना, चितरना, सिटकना या फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ सटा शहर रही हैं। तो नदियों के किनारे पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग से हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किसका पानी लहर रहा है? तो इसका उत्तर है गंगा, यमुना, त्रिवेणी। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, उसको बोला जाता है त्रिवेणी। में पानी है वो हिलोरे लेकर उमंग, जोश से, मस्ती से आगे बढ़ता है। अगला है कविता की रचना, गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियाँ लहर रही है। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार कविता की लय और सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी विशेषता पता लगेगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दी उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का शीर्षक है। फिर मिलान करने का क्वेश्चन है कि जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो इसका सही मिलान करना, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। सीढ़ियाँ छेक रही है वो मस्त झाड़ियों में, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती हैं। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जग को दया सिखाई, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो ऐसे शब्द छांद और चांदी, घट, घाट, छना और छीन, मेल और मेला, दान और दीन। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। तो ये अपने जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान के बारे में अपन लिख सकते हैं। उसको वहाँ की प्रकृति कैसी है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, खान पान क्या है, जलवायु या मौसम कैसा रहता है, प्रसिद्ध स्थान है उसके बारे में लिख सकते हैं। अपने परिवार के किसी एक सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो मेरे परिवार में मुझे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं, उनकी निम्नलिखित बातें अच्छी लगती हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते हैं, लंबी सैर पर जाते हैं ताकि स्वस्थ रहें, देसी खाना खाते हैं, उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन पसंद नहीं हैं। वे समाज सेवी अपने हैं और अपने कार्यालय के कार्य के बाद समाज सेवा पर कार्य करते हैं, परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं का पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। आगे प्रश्न है बंसी से। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। बंसी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द जाल दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है अलगोजा। पहला जो चित्र है वो अलगोजा का, दूसरा बीन है, तीसरी बांसुरी है, ये इसको बोलते हैं सिंगी, ये है सहनाई, इसको बोलते हैं नाद स्वरम, ये वाला जो यंत्र है इसको बोलते हैं भंकोरा, और ये है शंख। अगला प्रश्न है अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? तो इसका उत्तर है वसंत ऋतु के आने से
वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि कोयल प्रसन्न होकर मधुर गीत गाकर अपने साथी व अन्य कोयल साथियों को पुकार रही होगी। कोयल मीठी और लयबद्ध स्वर में पुकार रही होगी। अगला प्रश्न है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती हैं? तो पवन किस प्रकार से तन मन को संवारती हैं? इसका उत्तर है कि पवन सभी जीव जंतुओं, मानव का तन मन संवारती हैं और मलय पवन अपनी शीतल हवा और सुगंध से सभी लोगों का शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करती हैं। फिर शब्दों के रूप निश्चय शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क में दिया हुआ नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही हैं। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो इसमें दिया हुआ पहला घर घर, तो घर घर का मतलब होगा प्रत्येक घर। फिर बाल बाल यानी हर बाल या फिर सही सलामत। तीसरा दिया हुआ सांस सांस, तो इसका मतलब होगा हर सांस। चौथा दिया हुआ देश देश, तो इसका मतलब होगा हर देश। पांचवा दिया हुआ पर्वत पर्वत, इसका मतलब होगा हर पर्वत। ख में दिया हुआ है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो इसमें भूमि को तप भूमि कहा जा सकता है, जन्मभूमि, देवभूमि, कर्म भूमि, भारत भूमि और रणभूमि के नाम से भी जाना जाता है।